गाइस मैं मैं सदिया को आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर करें। आईएसए ने डाला पाकिस्तान के गले में बड़ा फंदा फंदा। चले खैर देखते हैं वीडियो, फिर पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। सैयद मुजम्मिल का वीडियो है और इसका टाइटल है नो प्राइवेसी फॉर पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एम्पावर्स स्पाई एजेंसी। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। पिछले 2-3 वीडियोस में भी मैं इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि पाकिस्तान की सरकार ने आईएसआई को खुली छूट दे दी है, खुला हाथ दे दिया है, आदेश पारित कर दिया है कि वो जब चाहें जिसका चाहें ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, हर चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी के भी पीछे पड़ सकते हैं, वो चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आप समझ जाइए कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालत है। पाकिस्तानी फौज इस वक्त किसी पर भरोसा नहीं कर रही, न पाकिस्तान के आवाम पर, न पाकिस्तान के नेताओं पर और न पाकिस्तान की प्रशासन पर। उस सबकी जासूसी करेगी, उस सबके फोन कॉल रिकॉर्ड करेगी, कहां आना जाना, कहां जाते हैं, कहां आते हैं, घर में क्या हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड करेगी। और ऐसा क्यों किया जाता है? जब कंट्रोल करना होता है। तो मुझे लगता है कि सैयद मुजम्मिल का ये वीडियो बहुत ज़्यादा आंखें खोलने वाला होगा और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होंगे। हमेशा की तरह बहुत शानदार वीडियोस बनाते हैं, बहुत शानदार फैक्ट्स लेकर आते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, इलॉजिकल बात नहीं करते हैं। ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, सुनता हूँ और इनको समझने की कोशिश करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इनके 100% पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अग्री करूँ, लेकिन हाँ, मैक्सिमम इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं उससे मैं अग्री करता हूँ। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। If you want to keep a secret, you must hide it from yourself too. अगर आप कोई राज की बात करना चाहते हैं तो वो आपको अपने आप से भी छुपा के रखनी पड़ेगी। ये सेंटेंस, ये जुमला, ये लाइन मैंने ली है 1984 से, जो कि डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में एक नावल है जॉर्ज ऑरवेल का, जो उसने लिखा लेट 1940s में। और उसमें उसने एक ऐसी हुकूमत पर एक फिक्टिशियस नावल लिखा जो अथॉरिटेरियन रेजीम है, जहाँ पर आमिराना हुकूमत है जो जबर करती है अवाम के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जहाँ पर किसी भी शख्स की कोई इंडिविजुअलिटी, कोई इनफरादियत, कोई पर्सनल लिबर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ़ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो है ओबीडियंस, और वो है मोहब्बत हुकूमत से, रूलिंग क्लास से। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान की फ़खरिया पेशकश जो सामने आई है, उसके तहत हुआ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेजिस्लेट करके आईएसआई को अलाउ किया है, इंटेलिजेंस एजेंसी को अलाउ किया है कि वो शहरियों के फ़ोन सुन सकते हैं, टैप कर सकते हैं। कोई भी ज़ाती नौइयत की कन्वर्सेशन, चाहे वो किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा एप्लीकेशन, यानी कि सोशल मीडिया, फेसबुक कॉल, इंस्टाग्राम कॉल, कुड बी एनीथिंग, उसको इंटरसेप्ट करने को लीगल कवर दे दिया गया है। और वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के नाम के ऊपर कोई भी कन्वर्सेशन सुनी जा सकती है। अब इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार इस लेजिस्लेशन का फ़ायदा क्या है, क्योंकि पहले कौन सा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ये राइट नहीं था इस मुल्क के अंदर कि वो कॉल्स नहीं सुन सकती, पहले भी सुन सकती थी। लेकिन फ़र्क है, इंटरनेशनल लॉ में एक कोटेशन यूज़ होती है जो हम पढ़ते थे किसी दौर में, और वो ये थी कि लॉ रिमेन्स लॉ इवन इफ़ इट इज़ क्रश्ड अंडर द फुट। अगर पाँव के नीचे भी कानून को रौंद डालें, उसके बावजूद वो कानून रहता है। हाँ, आप वायलेशन कर रहे हैं उसकी, वो और बात है कि आपकी वायलेशन कामयाब हो रही है रिपीटेडली, बट द सेंस ऑफ गिल्ट इज़ ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ द माइंड हु इज़ वायलेटिंग द लॉ। जो भी कानून तोड़ रहा है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि यार ये कानून था जिसको मैं वायलेट कर रहा हूँ। सो दिस सेंस ऑफ गिल्ट इज़ ऑल्सो टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट इन द रीसेंट लेजिस्लेशन, क्योंकि जो पहले हो रहा था वही कंटिन्यू होगा। फ़र्क सिर्फ एक लीगल कवर का है। और वो लीगल कवर क्यों दिया गया, पहले मैं इसकी स्टोरी सुना दूं और फिर इसके इम्प्लिकेशन पे चलेंगे। होता इस तरह से है कि बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनकी एक कन्वर्सेशन लीक होती है अपने लॉयर के साथ बात करते हुए, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगता है, बाबर सत्तार साहब केस सुनते हैं। दिसंबर में पूछती है कोर्ट कि ये किस कानून के तहत इंटरसेप्शन होती है कॉल्स की। गवर्नमेंट डिनाई कर देती है। गवर्नमेंट की तरफ से जवाब जाता है कि हमने किसी को भी परमिशन नहीं दी कॉल्स इंटरसेप्ट करने की।
इसके साथ साथ ये जो और रिप्रेजेंटेटिव पेश होते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हों, हुकूमत के हों, सब एफिडेविट्स देते हैं कि हमने कोई कॉल इंटरसेप्शन नहीं की। लेकिन जब बाद में हुकूमत पाकिस्तान को कोर्ट ये कहती है कि आपको हम 6 हफ़्ते दे रहे हैं, और ये कोर्ट ने रिसेंटली कहा था, 6 हफ़्तों वाली बात जून में हुई थी इसी केस की अगली प्रोसीडिंग्स में, कि प्राइम मिनिस्टर साहब इंटेलिजेंस एजेंसीज से डाटा मांग कर हमें आकर एक्सप्लेन करें कि किस किस की कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, इसका क्राइटेरिया कितना बड़ा है, इसका एम्बिट कितना वाइड है, दायरा कार कितना वसी है, और इस पर रिपोर्ट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को 6 हफ़्ते का टाइम दिया गया। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 6 हफ़्ते के अंदर बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब आके ये बताते कि कॉल किसने इंटरसेप्ट की है, और इसके अलावा ये कि खुफिया तौर पर ये कॉल सुन कौन रहा है, बजाय इसके कि वो बताया जाता, होता इस तरह से है कि नई लेजिस्लेशन आ जाती है, क्योंकि कोर्ट में डिस्कशन हुई थी कि लीगल कवर नहीं है आपके पास, तो वो लीगल कवर पैदा करने के लिए ये कानून टेबल किया जाता है और इसकी अप्रूवल हो जाती है। और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि हर नौयत की सर्वेलेंस जो है वो इल्लीगल गैर कानूनी है, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे बताया गया है कि 40 लाख पाकिस्तानियों की ज़ाती कन्वर्सेशंस टैप की जा रही हैं, यानी कि ये 40 लाख पाकिस्तानी हैं जो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, सब ऑन रिकॉर्ड आ सकता है। अगर कोई ये समझता है कि व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इनक्रिप्शन है और मेरी बात तो कोई नहीं सुन सकता, सो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर आप इस एम्बिट के अंडर आ जाएँ तो उसके बाद में इंटरसेप्शन बहुत आसान है। तो ये डाटा लाने के लिए कहा गया और उल्टा लेजिस्लेशन हो गई, क्योंकि कोर्ट में डिस्कशन हुई थी कि लीगल कवर नहीं है, अब लीगल कवर आ गया। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव भी कह रहे हैं कि आइंदा से हम जवाबदेही कर सकते हैं कि कॉल अगर रिकॉर्ड हुई है तो ये नहीं हो सकता कि जिस तरह पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज कोर्ट में आकर ये कह रही थी कि ये हैकर्स ने किया है, हमने नहीं किया, वो अब हो नहीं सकता। लेकिन बात वही है कि अगर आप रिपीटेडली मैंडेट कर रहे हैं सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेल करना, तो फिर आप हुकूमत किस काम की हैं? आप अंदाज़ा कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी अपनी कन्वर्सेशन लीक हुई थी पिछले साल, बल्कि 2 साल पहले की बात है। मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, अपनी कन्वर्सेशन लीक हुई थी। उसके बावजूद अगर इस तरह का मैंडेट दिया जाता है तो क्या आपको ये लगता है कि वो बहुत ही डेलिब्रेट है और वो उनसे करवाया नहीं गया, या फिर उनके पास ताकत नहीं थी उसको रोकने की? जब रिपीटेडली हम यही कहते हैं कि आप पार्लियामान में बैठने वालों को वोट देते जाइए, वो आपके ख़िलाफ़ कानून साजियाँ करते जाएंगे, तो आप लोग कहते हैं कि तुम जमहूरियत से एतमाद हटा रहे हो हमारा, तुम जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो गए हो, तुम वोटिंग के प्रोसेस से एतमाद ख़त्म कर रहे हो, तुम टर्न आउट कम करना चाहते हो, तुम गैर जमहूरी आमिराना बात कर रहे हो। लेकिन मुझे जवाब दीजिए कि आवाम पाकिस्तान के जितने भी हैं, इन्होंने जिसको भी लेजिस्लेटिव ऑफिस में बिठाया है, क्या उसने आवाम की खुशनुदी के लिए कानून साजी की है या उसी के गर्दन पे सवार हो गए हैं? अब सुबहान अल्लाह, इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में कौन जा रहा है? तहरीक इंसाफ, उमर अयूब साहब ने कहा हम कोर्ट में जाएंगे, बाबर अवान साहब वकील हैं उनके, कि ये कानून जो है वो गैर कानूनी है और इससे शहरियों की आज़ादी मुतासर होती है। कानून के ख़िलाफ़ जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, जब वो ताकत में थे तो वो क्या कह रहे थे? इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मैं तो जब जिसको भी कॉल करूँ तो ISI कॉल सुनती है। उसकी वजह उनको सुनना चाहिए, वो सुनना इसलिए चाहिए कि चूँकि मेरी सिक्योरिटी का मसला है, अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे वो मुझे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आपके ख्याल में ठीक है? सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती, अच्छा, और बाहर की भी इंटेलिजेंस एजेंसी। तो उन्होंने कर्टेलमेंट ऑफ ऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच को इक्वेट कर दिया किससे? इंटरसेप्शन से और स्पाइंग से। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आप स्पाइंग नहीं करेंगे तो फिर प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। अब इस सारे आर्ग्यूमेंट से एक बात समझ आती है कि म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें की जाती हैं। ये कहा जाता है कि नहीं, ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि शहरी आसानी से मूव कर सकें। अगर शहरी आसानी से बात भी नहीं कर सकते तो मूव कैसे करेंगे? अब वो सूरत हाल है कि मेरा ख्याल है इशारों के अलावा बात करने में के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है कि हर कोई खामोश हो जाए और ड्राइंग रूम्स में बैठ के भी बात करने से पहले 1000 बार सोचें। अगर जजेस उठ के कह रहे हैं कि हमारे बेडरूम में कैमरा था, कहीं पर बगिंग हुई थी, तो हम किस खेत की मूली हैं सारे? तो एक कंसिस्टेंटली इस तरह की लेजिस्लेशंस इस मुल्क में की जाती हैं। अब इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को ले लीजिए कि ये पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है, PTA, जो कि तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनको रेगुलेट करती है, उसका सेक्शन 54 है।
इसके तहत उन्होंने एम्पावर किया है आईएसआई को। और सिर्फ ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप ज़रूर करें, आपने जिसका भी फ़ोन टैप करना है, लेकिन एक ख्याल रखिएगा कि जो अफसर फ़ोन टैप कर रहा हो वो 18वें ग्रेड से ऊपर का हो, नीचे का ना हो। हालांकि आप ये देखिए कि जो ये सब इस तरह की कानून साजियों से भुगत चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब हों, PMLN हो, PTI हो, वो इतनी मार इन सब ने खाई हुई है, लेकिन जब भी कोई भी आकर हुकूमत करने की कोशिश करेगा तो उसको ये तमाम काम करने पड़ेंगे, बिकॉज द कॉम्प्रोमाइज़ हैज़ टू बी बिगर देन देयर ओन विजन। आप इनकी फैमिली का डाटा ले लीजिए तो आपको अब ऐसा क्यों करना पड़ा होगा? क्या पाकिस्तान के लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि असली ताकत किसके पास है? अगर अभी भी समझ में नहीं आई है और अभी भी आप लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, यकीन मानिए आपके बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। आपके बच्चों का फ्यूचर भी बूटों तले रौंदा जाएगा। क्या आपको शर्म नहीं आती कि आपने जिस बंदे के लिए वोट दिया, जिस पार्टी के लिए वोट दिया, वो बंदा, वो पार्टी सरकार में नहीं है? आपने जिसके लिए वोट नहीं दिया वो आपके सामने आके बैठा हुआ है, आपका चौधरी बना हुआ है, आपका आका बना हुआ है। अब वो कहता है कि किसी का भी फोन आप टैप कर लो। ऐसा आजाद मुल्क चाहते थे आप? इसको आजादी कहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको अगर ऐसी आजादी कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फोन टैप्स नहीं होते, हर देश में होते हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में होते हैं। हमारे यहां भी फोन टैपिंग का बहुत लफड़ा हुआ, बहुत इशू हुआ, एजेंसीज फोन टैप करती हैं, लेकिन हमने उसके लिए कानून बनाया, हमने उसको कर्टेल किया। हमने कहा कि ना, ऐसे नहीं चल सकता ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मुंह उठाए किसी का भी आप फोन टैप कर लेंगे, कोई आम आदमी का टैप कर लेंगे, बेडरूम में आप कैमरे लगवा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहां ताकत फौज के पास नहीं है। हमारे यहां ताकत डेमोक्रेसी की है। 5 साल बाद कोई और सरकार होगी, 5 साल बाद कोई और सरकार होगी, ये ताकत हमारे पास है। और डेमोक्रेसी की वजह से ऐसी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि विरोध होने लगता है। जैसे ही खबर मिल जाएगी ना हल्की से कि फला फोन टैपिंग, बवाल हो जाएगा। हमारे यहां भी हुआ ना, पेगासस मामले में, और भी कई सारे मामले में। इसका एक पक्ष ये भी कई बार ये जरूरी होता है, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए होता है, न कि आपकी और मेरी दुश्मनी निकालने के लिए, न कि आपके और मेरे बेडरूम में चीजें घुसाने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि बहुत थिन लाइन है नेशनल सिक्योरिटी में और पूरे पाकिस्तान पर कंट्रोल करने में। पाकिस्तानी फौज, आप कभी मिलाइएगा, पाकिस्तानी फौज हमेशा से कंट्रोल करती रही है। अब वो समझदार हो गई है, वो चाहती है कि अब हम डायरेक्टली मार्शल लॉ न लगाएं, अब अपना पपेट बिठाकर काम करते रहें। और ये पपेट का ही काम है। फौज ने बोला कि ये कानून बनाओ, नहीं तो वरना बताइए, वो तो फंस जाते हैं ना अभी कोर्ट में। जज ने तो सवाल पूछ लिया कि किस आधार पर किया जा रहा है, तो गलत है, लीगल कवर नहीं है, तो लो जी लीगल कवर। उन्होंने बोला कि सरकार को बोलो, शहबाज को बनाओ, कानून बनाओ, कानून बना दिया, हो गया जी लीगल कवर। मतलब इसका एक बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। मैं किसी को पीट रहा था, उसने मेरे खिलाफ जाके केस कर दिया। जज ने कहा कि अरे यार, तुमने किस लिए इसको मारा? ऐसा तो कोई कानून नहीं है जिसके तहत तुमने इसको मारा। मैंने कहा अच्छा रुको, काम करवाता हूं। मैंने सरकार को बोला कि तू कानून लेके आ कि फलानी तरह क्या बंदा है, उसको मैं पीट सकता हूं, ये कानून बना देता हूं। अब वो कानून मेरे हक में है, मैंने वो दिखा दिया, देखो जी इस कानून के तहत मारा। मैंने ठीक तो है, क्या दिक्कत, हो गया जी काम। ये होता है लीगल कवर। पाकिस्तानियों बहुत बुरा फंस चुके हो, बहुत बुरा। तो आपको पता चलता है कि PTI के दौर में नवाज शरीफ साहब 374 दिन जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब करंट PM 340 डेज़ इन जेल, मरीम साहिबा 158 डेज़ इन जेल, 627 दिन हमज़ा शहबाज जेल में रहे, 174 डेज़ राना सनाउल्लाह जेल में रहे। वो राना सनाउल्लाह साहब जो कि इस वक्त एक वज़ीर होने के तहत इस लेजिस्लेशन पे क्या कमेंट कर रहे हैं, कोट एंड कोट, अवॉइड कन्वर्सेशंस दैट कुड बी टैप्ड। राना साहब कह रहे हैं कि ऐसी बात आप करते ही क्यों हैं जिसकी टैपिंग हो सके, करें ही ना। ठीक है सर, आइंदा नहीं करते, गलती हो गई। सफदर अवान साहब जो हैं वो कैप्टन सफदर 53 डेज़ इन जेल, 222 दिन शाहिद खाकान अब्बासी, 142 दिन मिफ्ता इस्माइल, 169 डेज़ जावेद लतीफ़, 64 डेज़ एहसन इकबाल, 176 दिन हमारे करंटली वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, 462 दिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। करंट गवर्नमेंट की सारी काबीना ने सैकड़ों दिन जेल में गुजारे,
मार खाई, फिर इलेक्शन हुआ, हुकूमत मैनेज करके उनको मिल गई, जिस तरह से हमेशा से मिली आ रही है, कोई पहली हुकूमत नहीं है। आने के बाद फिर वही कानून साजियाँ कर रहे हैं जिसमें कल खुद फंसेंगे। 2016 में यही PMLN जो कि अभी पावर में है, पीका लॉ लेकर आई थी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को रोकने के लिए, उसी के तहत कल को जाके उन्हें ब्लैकमेल किया गया। PTI आई तो उसने इसी लॉ में सज़ा बढ़ा के 5 साल कर दी, नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया। इसी के तहत उनके लोगों को टारगेट किया गया। आज़म स्वाति को देख लें और लोगों को देख लें, यही कानून लगा उसके ऊपर। जो नैब बनाई पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए, उसमें सारे खुद फंस गए, शरीफ फैमिली के अपने लोग फंस गए। अब ये वाली लेजिस्लेशन लेकर आ गए हैं। इससे पहले 2022 के अंदर स्पेशल वेटिंग एजेंसी बना दिया उन्होंने, स्पाई एजेंसी को, पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ साहब ने। यानी कि पूरे मुल्क में कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी जगह तैनात नहीं हो सकता अनटिल ही गेट्स अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द स्पाई एजेंसी। तो आप इक़्तिदार में आके फिर ये पंजाब डेफेमेशन बिल 2024 का पंजाब गवर्नमेंट मरीम साहिबा के अंडर अभी आया है, जो कि पीका लॉ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट में शरीक हुई थी सहाफ़ियों के साथ कि ये कदगन है आज़ादी इज़हार राय पे। अब डेफेमेशन लॉ लेकर आई हैं जिसके तहत स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। 30 लाख रुपए से फ़ाइन शुरू होगा, जो 10 गुना भी बढ़ सकता है कल को जाके। आप पे कुछ साबित नहीं हुआ तो पहले ही आपने पैसे जमा करवाने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे व्हाट्सएप मैसेज हो, सब इस नए लॉ के अंडर आ जाते हैं। पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस HRCP से लेके बाकी सब कंडेम कर रही हैं इसको, कोई भी नहीं रुक रहा, फिर भी सब कुछ होता जा रहा है। तो पे दर पे इस तरह की कानून साजियाँ होती हैं जिससे जो बची खुची यहाँ पर सांस आ रही है उसका भी गला घोटने की कोशिश है। अब ये सारा इसीलिए कि ये जो केस में फंस चुके हैं, इससे निकलना भी तो है। और इससे पहले जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही थी, उम्मत के रहनुमा इमरान खान साहब, अजीम लीडर, वो ख़ुद कह रहे थे करनी चाहिए, हलाल है। आज वो कह रहे हैं हराम है। आज इनको इक़्तिदार से उतारें PMLN को, ये कहेंगे बहुत बुरा हुआ है। आज कुर्सी पे बिठाएंगे, कहेंगे इससे बेहतरीन काम कोई नहीं हुआ। समझ क्या आई? समझ ये आई, ऑल आर वन, फॉर हेवन से गेट टू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ। ऑल आर वन. There is no difference whatsoever in PTI, People's Party, PMLN, because if you enter the premises of Pakistan's parliament, you have to surrender all of the political vision that you entail, because you have been given a lot of perks. उसको एंजॉय करना है तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। वो और बात है कि उससे आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 19 की खुली वायलेशन हो रही है कि डिग्निटी ऑफ अ सिटीज़न, प्राइवेसी ऑफ अ सिटीज़न, राइट टू फ्री स्पीच, फ्रीडम टू मूव, सब कर्टेल कर दो, बर्बाद कर दो। लेकिन ये सब करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो मुझे याद आता है वाटर गेट स्कैंडल, मैंने पहले भी कोट किया था, रिचर्ड निक्सन के ख़िलाफ़ आया था जो US प्रेसिडेंट थे। उनको 1972 के इलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड वोट मिला था US हिस्ट्री के अंदर। 1974 में उनसे सिर्फ ये गुनाह हुआ कि उन्होंने DNC हेडक्वार्टर, जो कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी थी, उसमें पड़े हुए 2 लैंडलाइन के फ़ोन्स पर रिकॉर्डर लगवाया था, 2 फ़ोन्स पे। इतना भौचाल आया कि FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उनको अक्यूज़ किया, उनके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीता हुआ सुपर पावर का सदर इस्तीफ़ा दे के घर चला गया। और यहाँ पर PM साहब क्या कह रहे हैं, कर लें लेकिन अफसर बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ है कि अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर कोई भी हुकूमत को आप वोट देंगे वो आपके हक़ में आके लेजिस्लेशन करने के लिए आ रही है, ऐसा नहीं होगा। कीप फूलिंग योर सेल्फ, कीप वोटिंग फॉर दीज पीपल। सोल्यूशन की आप बात पूछेंगे, किस किस्म का सोल्यूशन प्रेजेंट करें एटलीस्ट, क्योंकि आपके यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो आपके देश को कंट्रोल नहीं करती है। पॉलिटिकल लीडरशिप 76 ईयर्स से सिर्फ और सिर्फ ISI और फौज की कठपुतली है। आपके यहां डेमोक्रेसी सिर्फ दिखावा है। यह बात पाकिस्तान के लोगों को समझनी पड़ेगी कि आपकी बर्बादी का, आपकी तंगहाली का, आपकी इस हालत का आटे की लाइनों में लगाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो आपकी फौज है। आपकी फौज पूरे देश को कंट्रोल करती है। और वो जुमला या वो कहावत यूं ही नहीं कही गई है
कि हर देश के पास उसकी फौज होती है, पाकिस्तानी फौज के पास उनका एक देश है। जिसने भी ये बात कही है उसने कुछ सोच समझकर बात कही है, और अब ये सब कुछ सामने आ रहा है। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो चाह कर भी पत्ता तक नहीं हिला सकते। अभी जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ, क्या पाकिस्तान की जनता इससे इनकार कर सकती है कि वो सही नहीं हुआ? और वो किसने करवाया? क्या शहबाज शरीफ ने करवाया? क्या पीएमएलएन ने करवाया? नहीं करवाया। आपकी एजेंसीज ने करवाया है, आपकी फौज ने करवाया है। और है किसी की हिम्मत पाकिस्तान में इसके खिलाफ बोलने की? जो बोलेगा उसको इस तरह के कानून बनाकर उसका गला घोंट दिया जाएगा, उसका वीडियो लीक कर दिया जाएगा, उसका ऑडियो लीक हो जाएगा। क्योंकि दूध का धुला तो कोई भी नहीं है ना, इवन इमरान खान भी नहीं। बात तो उनसे हो जिसके पास अथॉरिटी है। अभी तो बात ही नहीं हो रही। ये सब इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। छोड़ दें लड़ना नवाज़ इमरान जरदारी के ऊपर, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो जेल में है बाहर आके यही करेगा, जो अभी यहाँ पर है उसे जेल में डालोगे वो फिर वो बातें करेगा जो अभी जेल वाला कर रहा है। ये सिर्फ म्यूज़िकल चेयर चल रहा है। 1984 का मुझे वो प्लॉट याद आता है जिसमें विंस्टन नामी एक आदमी पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो होता है इस तरह से कि वो जहाँ भी जाता है पार्टी इज़ वॉचिंग हिम, देयर इज़ कंसिस्टेंट सर्वेलेंस एवरीवेयर, ही इज़ सीन डूइंग एवरीथिंग इन हिज लाइफ फ्रॉम प्राइवेट टू पर्सनल टू पब्लिक। साथ साथ ये कि हर जगह उसको लीडर का फेस दिखाई देता है ताकि उसकी मेमोरी से वो निकले ना। इसके बाद में ये कि पार्टी एक ऐसी लैंग्वेज ईजाद करती है जिसमें रिबेलियस लफ्ज़ ही निकाल दिए जाते हैं। न्यूज़ स्पीक कहता है उसको ऑरवेल। जिस तरह हमारे यहाँ पर होता है कि अभी ट्विटर बंद है, कितने अरसे से पाकिस्तान में महीनों गुजर गए हैं, जवाब सिर्फ ये देती हैं हुकूमती शख्सियात कि हम अलाउ नहीं कर सकते कि खुलेआम यहाँ पे जो जिसने कहना है वो कहता रहे। थॉट क्राइम 1984 के इस सारे प्लॉट में सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगर आपने किसी को मार दिया है, हमसाये का पैसा लूट लिया है, वो सब सेकेंडरी है। सबसे बड़ा क्राइम थॉट क्राइम है। पाकिस्तान में सोचने से बड़ा कोई बड़ा गुनाह नहीं है। यहाँ पर अगर आप किसी स्कूल पे हमला करके बच्चों को मार दें, आप मॉब लिंचिंग कर दें, आप ख़वातीन की बेइज्जती करें, आप एसिड फेंक दें उनके मुंह के ऊपर, वो सब माफ़ हो जाएगा। हाँ, अगर अपने राइट्स के लिए बात की है तो वो आई एम सॉरी, दैट्स अ थॉट क्राइम, वो नहीं हो सकता। फिर इसमें यह भी होता है कि विंस्टन एक्चुअली हेट्स द पार्टी फ्रॉम विद इन, बट ही वर्क्स फॉर द पार्टी एज वेल। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में वो काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ ये करती है कि हिस्ट्री को चेंज करके पार्टी के बेनिफिट में लेके आती है। यानी कि यहाँ पर जितनी हुकूमतें आई उन्होंने यही किया तारीख के साथ कि उनको रिप्लेस किया आइडियोलॉजी के साथ। हिस्ट्री को नेशनल इंटरेस्ट में लाने की कोशिश की, जो कि हिस्ट्री नहीं होती। हिस्ट्री तो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए ना आइडियली, वो किसी के इंटरेस्ट में या किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं होती। सच तो सच होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ से भी पाकिस्तान याद आता है कि यहाँ हर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ है। तो विंस्टन और जूलिया को मोहब्बत हो जाती है उस नावल के अंदर, और इसके बाद में वो रिबेलियस बातें करना शुरू हो जाते हैं। विंस्टन अपनी डायरी में अपने ख़यालात लिखता है, इतना डरता है कि मैंने डायरी में भी सच लिख के घर रखा हुआ है, कोई देख ना ले। ये सूरत हाल होगी अब से कि छुप के भी अगर कोई बात की है तो ख़तरा ही है कि किसी ने सुन ना ली हो। सो पाकिस्तान ऑफिशियली हैज़ बिकम अ सर्वेलेंस स्टेट। आई से इट आउट लाउड, इट इज़ एविडेंट एज एनीथिंग कि आप कुछ भी करेंगे, देयर इज़ कंसिस्टेंट सर्वेलेंस एवरीवेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ ऑरवेल्स डिस्टोपिया ऑफ 1984। इट इज़ एन ऑरवेलियन स्टेट, फुल फ्लेजेड। और साथ साथ ये कि डबल थिंक का एक कॉन्सेप्ट भी वो देता है, और उसमें ये होता है कि आप कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ को एक साथ बोल रहे होते हैं, पता ही नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं होती इसके अलावा। और वो ये कहता है कि ये सारा कुछ इसीलिए करना पड़ेगा 1984 का जो पार्टी है 1984 के अंदर, वो इसीलिए कि हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। कि जो पास्ट को कंट्रोल करता है वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है। मतलब क्या है? जो तारीख़ को अपनी फेवर में झूठ बना के मस्क कर देगा और आपको बेच देगा, मुस्तकबिल भी उसी का है। चाहे वो खान साहब हों या इस तरह के सारे लोग हों जिनका एक विजन ऑफ हिस्ट्री है, बिल्कुल फैब्रिकेटेड विजन ऑफ हिस्ट्री है। दे वांट फ्यूचर टू बी देयर्स, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट।
चलिए वीडियो खत्म करते हैं। मोटा मोटी अब सारी बातें मुझे समझ में आ गई। आप देखिए कि वही इमरान खान हैं जो एक टाइम पे कहते थे कि हम आईएमएफ से लोन नहीं लेंगे, मैं मर जाऊंगा लेकिन आईएमएफ के आगे झुकूंगा नहीं। और बाद में उन्हीं इमरान खान ने इतने लोन लिए, आईएमएफ से भी लोन की बात हुई, सब कुछ हुआ, बात कर्ज लेने की है, लिए ना खूब। नया पाकिस्तान बनाऊंगा, क्या बनाया नया पाकिस्तान में? क्या बदल दिया पाकिस्तान? 76 सालों के इतिहास में पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान आज भी आपके फौज की कठपुतली है, पाकिस्तान कल भी आपके फौज की कठपुतली थी, और पाकिस्तान आने वाले कल में भी आपके फौज की कठपुतली रहेगी। पाकिस्तानी फौज को इससे कोई मतलब नहीं। अब इसका एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप चेक कर लीजिएगा। पाकिस्तान के जितने सिविल इदारे जिनका सेना से या आर्म फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं, दूसरे देशों में उन इदारों पर सिविलियन बैठे होते हैं, उनके जो चीफ होते हैं वो सिविलियन होते हैं। आप पाकिस्तान के बड़े से बड़े इदारे को जाकर चेक करो, वहां पर उसका चीफ बनकर कौन बैठा है? एक फौजी बूट वाला बंदा मिलेगा, रिटायर्ड या रिटायर्ड ही होगा, मोस्टली केसेस में रिटायर्ड है, लेकिन फौजी है। मेरा सवाल यह है कि एक सिविलियन इदारे में रिटायर्ड फौजी क्यों चीफ बनेगा? क्या सिविलियन लोगों में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो उस इदारे को चला सके, कंट्रोल कर सके, उसको आगे बढ़ा सके? नहीं, सवाल ये नहीं। इसका जवाब यह है कि पाकिस्तानी फौज ने हर उस जगह पर जिससे देश कंट्रोल होता है, देश चलता है, देश के सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, वहां पर अपना बंदा बिठा दिया है। अपना बंदा बिठाने का फायदा क्या होगा? अपना बंदा बिठाने का फायदा यह होगा कि जब फौज की तरफ से कोई काम कहा जाएगा तो वो इदारा उस फौज के बंदे के कहने के हिसाब से चलेगा और फैसले लेगा और काम करेगा। वो आम लोगों के लिए काम नहीं करेगा, वो फौज के लिए काम करेगा। तो अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपके रिसर्च, आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके हर जगह पुलिस, हर जगह फौजी बैठा हुआ है, वो कंट्रोल कर रहा है, वो चीफ है, तो आप उस फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप उसको हटा ही नहीं सकते अपनी जिंदगी में दखलंदाजी से। क्योंकि हर उस जगह जहां पर आप जाएंगे अपना दुखड़ा रोने, वो चाहे कोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर उनके बंदे बैठे हुए हैं। आप क्या कर लेंगे? तो मुबारक हो पाकिस्तान, बहुत ही शानदार एक आजाद मुल्क आपने पाया है, जिसकी तमन्ना आप लोगों ने की थी। आज वहां पर गुलामों से भी बदतर स्थिति है आपकी, और आने वाले वक्त में यह हालात इतने खराब होंगे कि शायद आप अपनी पत्नी से कोई बात कहेंगे और अगले मिनट पुलिस आएगी या एजेंसी के लोग आएंगे, आपको पकड़ कर ले जाएंगे, और आपके साथ क्या होगा पता नहीं। तो इसके लिए तैयार रहिए। और जिन पाकिस्तानियों को लगता है, और खासकर वो यूट्यूबर्स जिनको लगता है कि उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो सारी बातें सुनी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। वक्त आने पर, चूंकि अभी आपको एक खास मिशन पर लगाया गया है, वक्त आने पर आप सब उसके शिकार बनेंगे। दे ऑल आर सेम। आप कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जो वीडियो हो गई खत्म, बिल्कुल ऐसा ही है, लोग सर ने सही बातें की। और मैं यहाँ एक और बात करना चाहूंगा कि लोग सर और ऑल इंडियंस, यार आप बहुत खुशकिस्मत है, आपको प्राउड होना चाहिए। हालांकि लोग सर ने कहा कि एक मरतबा हमारे यहाँ भी ये सिलसिला चला था, फोन टैपिंग, कॉल टैपिंग, तो हमने एहतजाज किया, हमने कहा कि नहीं, आप ऐसे नहीं उठा कर आ रहे कि कॉल भी टैप कर सकते, आप इसके बेडरूम में कैमराज नहीं लगा सकते। तो हमारे तो भाई ये जो एजेंसी के लोग हैं और ये जो एजेंसियां हैं, ये तो स्टेप देखते हैं, इनको स्टेप भूल जाते हैं। जब अपनी बेगम बेगमात के पास जाते हैं ना,
तो स्टेप भूल जाते हैं कि यार कौन सा स्टेप, किस स्टेप से हम जाएं अपनी बेगम के पास। तो वो जो फिर जजेस के कैमरे बेडरूम में लगाए होते हैं या किसी ब्यूरोक्रेट के कमरे में कैमरे लगाए होते हैं, तो फिर वो स्टेप देखते हैं। ऐसी भी बेगैरती कोई है। असल में ना वाकई सही बात है, वो स्टेटमेंट सही है कि हर कंट्री की एक फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान फौज की एक कंट्री है नहीं, पाक फौज की एक कंट्री जिसका नाम पाकिस्तान है। हर कंट्री की एक फौज होती है, लेकिन पाक आर्मी की एक ऐसी आर्मी है जिसकी एक कंट्री है जिसका नाम पाकिस्तान है, और ये सच है। हर महकमा, कोई महकमा उठा लो, हर महकमे का जो बड़ा होगा ना कंट्रोलर, जिसे हम GM कह लें या जो भी कह लें, वो वाकई रिटायर्ड फौजी है। अभी ये PPSC का अब्दुल अजीज के पहले सारी जिंदगी अयाशी करते हैं, फौज में रहकर अयाशी से गुजारी, चस ली, फिर पिछली जिंदगी जो है वो कब किसी नैब का, FIA का, PPSC का, FPSC का, नादरा का, सब के चीफ इन यही है। पता नहीं इनको यार बाकी ये क्या कि जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब आती है ना, तो उसमें एक कोटा रखा जाता है रिटायर फौजियों के लिए अलग से। क्यों? हाँ, ये भी सवाल होना चाहिए क्यों रखा है। हालांकि जो नौजवान बाकी जो आम लोग होते हैं, सिविलियन कह रहे हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको नहीं रखा जाता कि आपकी जो है एज का मसला, ओवर एज होते हैं, लेकिन उनके लिए एज जो होती है वो भी बढ़ा दी जाती है। हर जगह पर एक प्रोटोकॉल दिया जाता है हमारे आर्मी के सोल्जर्स को। इस पर अब कोई नहीं जिहाद करता है। मैं इस बात का अब जिहाद करो, आप यही बात करने वाले हैं। हाँ ये अब जिहाद बनता है, हक का हक मारा जा रहा है, जिहाद तो क्या जिहाद नहीं बनता हमारी फौज के खिलाफ? भाई बिल्कुल बनता है। मैं इस बात पर एग्री हूँ भाई सर, आप इस बात पर 100% एग्री हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुसलमान है, दोनों मैं भी मुसलमान हूँ। इस बात को तो मानते हो ना कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, इस बात को मानते हो? तो गलती कहाँ पर है? हमारे हुक्मरान ऐसे हैं। गलती कहाँ पर है? हमने है गलती, अभी तक हमारी और कांट चाट होनी है। तब जब तक हमें मौत का खौफ हमारे दिल से नहीं निकलेगा, हम सीधे उनके सीनों के सामने अपना सीना नहीं करेंगे, इनकी गोलियों के सामने अपनी मौत का खौफ निकालेंगे, इनके सामने आएंगे, मरेंगे इनके सामने, मारेंगे, तब तक ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये शुरू से होता है, दुनिया बनी है, ये चीजें होती आई, और उस कौम की हालत कभी नहीं बदलती जो अपनी मौत का खौफ अपने दिल से नहीं निकालती। इलेक्शन हुआ, आपने वोट दिया, मैंने भी दिया, इमरान खान सबने दिया, आपने भी दिया, 90% लोगों ने नतीजा क्या निकला? आपके वोट की कदर नहीं पड़ी। क्यों? आप घर में फिर बैठ गए, आपने कुछ किया ही नहीं। आप वोट डाले, आपने कहा हमारा हाथ लगा हो गया, हम बैठ गए। वो गुस्सा कौन निकाल रहा है? आप पर गुस्सा निकल रहा है मेरे भाई। इस बात पर किसी को पता ही नहीं है कि अवाम पर गुस्सा निकाला जा रहा है इमरान खान साहब को वोट देने का। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने PTI का पीपल पार्टी को दिया, कुछ लोग नून लीग को, लेकिन सबका गुस्सा एक जमात पर और एक सारी अवाम का निकलता है। अब आ गई आपकी बात कि इस मुल्क में फौज की हुक्मरानी है, फौज की हुक्मरानी है, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ किसमें हिम्मत है उनकी हुकूमत को उठाने की? कोई किसी में नहीं, एक फर्द में नहीं हो सकती, किसी एक सूबे में नहीं हो सकती। ये पूरा मुल्क एक तरफ होकर चलेगा तो ये लोग अपने आप ही चलेंगे। असल में ना आप इनको आप देखे थोड़ा जजेस ने जो थे हमारे जज साहबान थे, उन्होंने कुछ थोड़ी सी हिम्मत की है तो उनको वक्त पड़ गया। अब उन्होंने उनके पास कठपुतली कौन था? वजीर आजम कबीना उनकी कठपुतली है। उन्होंने कहा लॉ पास करो, उन्होंने लॉ पास करवाया, नोटिफिकेशन जारी करवाया कि ISI हर एक की। क्योंकि अब जजेस ने 6 हफ्ते का टाइम है, वो लोग सब हमें भी बताया कई केसेस में अब ब्रिगेडियर को बुलाया गया था। ISI ब्रिगेडियर को, जो होता है ना इलाके का ब्रिगेडियर होता है, तो कहा कि आओ जवाब दो किधर है ये बंदा। तो उस पर जो थे हमारे शबाश बेगैरत दल्ला जो है, उसने पास कर देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ISI कुछ भी कर सकती है। बल्कि अब तो मैं यहाँ तक मैंने सुना है कि ISI अगर उठा कर ले जाती है बंदा, तो उसके पास इख्तियार है, वो 1 मंथ या 2 मंथ रख सकती है बगैर किसी पर्चे के, बगैर किसी, उसकी सुनवाई नहीं होती 2-3 माह, होनी ही नहीं, पूछने नहीं किसी ने ISI से या IB से ये बंदा किधर है। चिराग जब बुझने लगता है
सबसे ज्यादा लॉस वो ज्यादा फर्क पड़ता है जब और यार ये शुरू से तकड़े हैं। मेरी बात सुन लो, अगर अवाम में कुछ शऊर आया ना, एक चीज बची है, वो है खौफ। जब तक वो रहेगा इस मुल्क की हुकूमत रहेगी। जब अवाम से वो खौफ मौत का निकलेगा ना, इनकी हुकूमत चलेगी। नहीं निकलेगा। वो तो पठान गलती कहाँ पर है? हम में है। मैंने पहले बात नहीं कह दी। हम अपने छातियों को गोलियों से छलनी नहीं करवाएंगे तब तक इनकी छातियां छलनी नहीं होंगी। अच्छा, इनके सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सारे वो यहाँ पर हम लोगों को हुक्मरानी करते हैं। हम में से किसी की हिम्मत नहीं। यहाँ पर कितने हमारे लोग भी बाहर गए हैं यार, मजदूरी ही करने गए हो, मरना है आपने, मौत आपको फिर भी आनी है। इनके बच्चों को जहां तक हो सके उधर ही मार दो। इनके बच्चे मरेंगे, ये जहाँ पर मरेंगे तो मौत का खौफ इन्हें यार, ये नहीं मरते, इनको मौत नहीं है। इबरतनाक मौतें होती हैं इनकी, होती है इतनी इबरतनाक हुई मुशर्रफ। जब ये अपने हाथों से मारे जाएंगे ना, अपनी आवाम के हाथों से मारे जाएंगे। असल भाई यहाँ पे पता है फायर वाल लगा हुआ है, हमारी बातें भी सेंसर हो सकती है और हमारी बातें अगर सेंसर होगी तुम्हारा हाल बड़ा बुरा है। भाई इस दाढ़ी का कुछ मतलब होता है, ये सिर्फ बाल नहीं होते, ये हमारे ईमान की एक निशानी भी होती है। और इसके बाद मौत का खौफ नहीं होना चाहिए। जब तक मौत का खौफ नहीं होगा आप इंसान और मुसलमान रहेंगे। और यार वो बेगाना तो मारते नहीं, मार जाए तो बंदा साइड पर लग गया। वो टार्चर इतना करते हैं कि बंदे को मतलब मेरे आने वालों में अगर अल्लाह जानता है मेरे हाथ में हथियार होगा ना, तो एक आधा तो मारा जाएगा, ये गारंटी की बात है। सही बात है। मैं कहता हूँ एक आधा मारा जाएगा अगर मेरे हाथ में हथियार होगा। यार क्या कुछ चीज़ दिन है? पहले भी ऐसे मेरी बात सुने, आज से कुछ 10 दिन पहले एक वाकया पेश आया कराची में, एक बेचारे जर्नलिस्ट के साथ। उसको कोई 8-10 बंदे आए गाड़ी पे और उन्होंने अपना मुंह जो है कपड़े के साथ ढंका हुआ था, उनका दिखाई चेहरा नहीं दे रहा था। उसको घर से निकाला और उसको निकाल कर उतना मारा कि उसकी टांग टूट गई। तो वो उसका नाम आया, बड़ा मशहूर है वो। हाँ, ये चैनल भी उसका यूट्यूब पर। अच्छा भाई, साथ ही है। आपको इस बात का पता है, अगर उस सहाफी के हाथों वो लोग मारे जाते तो हाँ, केस नहीं था, बिल्कुल नहीं बनता था। वो कहता था कि ये टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, मुझे मेरे मारने वो में जाए। वैसे पूछ लिया था तो मरवा देते तो अलग बात है, लेकिन केस नहीं बनना था। नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना था। और ऑब्वियसली कोई केस नहीं था। तो ये बुज़दिली है ना उसकी, उसने कहा कि ये नहीं, और वहां वो एक आदमी मार खा रहा था, अगर 20 और उन लोगों को मारना शुरू कर देते ना तो वो खुद ही भाग जाते। ये गारंटी वाली बात है, मैंने इसीलिए ये बात की है। और उन्होंने अपना काम किया और आराम से जहाँ पर मैंने देखा है अभी हमारे घरों के जो मसाइल है उनमें भी मैंने झगड़े देखे हैं। अगर एक कमजोर आदमी मार खा रहा है किसी ताकतवर से, 10 ताकतवर उसका तमाशा देखने वाले हैं, 20 कमजोर उसका तमाशा देखने वाले हैं। कोई हाल नहीं है, बात कंक्लूड करो। उनकी सरबराही थी, है और रहेगी, तब तक रहेगी जब तक मेरी बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कम से कम भी ना 100 साल तो कहीं नहीं गया। नहीं, ये बात तो- और ये हमारी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त से डरे जिस दिन इंडिया कश्मीर की तरफ बढ़ेगा और पाकिस्तानी अवाम के साथ नहीं होगा। उस वक्त से हमारी एस्टैब्लिशमेंट डरे, आर्मी डरे कि पाकिस्तानी। उनको क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा असल भाई ना, ये बात नहीं कर, वो बार असल चीजें ना 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 तुम्हें ऐसा लगता है। असल चीज आर्मी का हथियार नहीं है, वेपन नहीं है, असल चीज अवाम की सपोर्ट है, अवाम की दिलासा। यार एक बंदा ना, अब जो 65 की जंग थी उसमें क्या चीजें थी, एक जज्बा था। अब जो भी रिजल्ट आए हैं वो एक लाख बहस है, लेकिन काफी हद तक इंडिया को हमने डिफेंड किया, इंडियन हमें डिफेंड किया, ये एक लाख बात है। लेकिन उस वक्त बहुत जज्बा था लोगों में, और अब हम भी वही कहानियां सुनते आ रहे थे। क्या अब हमें सच्चाई पता चली? क्या हम वो कहानियां अपने बच्चों को सुनाएंगे? कभी भी नहीं सुनाएंगे। एक अब ऐसी जनरेशन ग्रो कर चुकी है पाकिस्तान में, कर रही है, और बाकी आने वाली नस्लें भी कर रही हैं। तकरीबन अब 90-80 ज्यादा नहीं तो कम से कम 60 से 70% लोग इनसे मुतनफर हो चुके हैं, और आने वाले 10-15-20 सालों तक मैं कहता हूँ 90 से 95% लोग इनसे मुतनफर हो जाएंगे। और इन सालों में इंडिया अगर पाकिस्तान की कश्मीर की तरफ बढ़ता है तो मैं तो नहीं इनका साथ दूंगा। मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ, और ना ही मेरे बच्चे के साथ होंगे। तो इसी तरह अपने और कितने होंगे। ये बात कहने की है, स्टेट की जब बात आती है ना मेरे भाई, और नहीं है भाई, इन कसाईयों से तो कोई और ही बेहतर है। ये कसाई है, अब लगता है ये कसाई नहीं है। जो कुछ भी हो, मैं एक बात जरूर कहूंगा,
आपने इंडिया से आने की बात की, मैं कहता हूँ अगर एक मक्खी भी फटकी मैं इनका साथ दूं ना दूं, मैं खुद हथियार लेकर पहुंच जाऊंगा। नहीं, मुल्क मैं की बात अपने तो स्टेट के और साथ होती हूं, है। तो मैं अदारे के साथ नहीं। अदारे के साथ तो तो यार स्टेट ही वो है, वो एक इदारे में आपका स्टेट है, ये आप नहीं समझ रहे। अल्लाह बेहतरी करेगा जब तक हम अल्लाह क्या बेहतरी करेगा, आप नहीं जब तक हम खुद को नहीं आपको लगता है कि हमारी कोई स्टेट है फौज के अलावा, इंशाल्लाह बनेगा। कोई और स्टेट बनेगी? और यार वो तो बनेगी, वो तो बात की बहस है, बनेगी नहीं बनेगी, 76 साल नहीं बन सकती। क्या आपको लगता है फौज में हमारे 70 साल में जो नहीं हुआ, क्या अब वो उसमें कुछ फर्क हुआ है? पहला भी हुआ है। भुट्टो क्या नहीं खिलाफ उठा था उनके खिलाफ, कहाँ है भुट्टो? इमरान खान से ज्यादा उसके लोग पॉपुलैरिटी थी उसकी भुट्टो की, कहाँ है वो? वो एक जगह पर लगा। स्टेट नहीं, स्टेट हमारी आर्मी है। आपको लगता है कि मैं स्टेट के लिए आप स्टेट की हिफाजत करेंगे, आप आर्मी की हिफाजत करेंगे, आप आर्मी के लिए लड़ेंगे, आप स्टेट के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि स्टेट ही आर्मी की है। अच्छा स्टेट ही वो है। मैं अपनी मुल्क को अपनी स्टेट भाई मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो अपने बच्चों को भी नसीहत करके जाऊंगा कि इन कमीनों को लेकर लड़ना आने देना। नहीं, ये मैं भी क्लियर बात कभी नहीं, आर्मी के साथ कभी नहीं तो यार आर्मी हमारी स्टेट कौन है? आज हमारी आर्मी स्टेट है। जितने इदारे भी हैं ना मेरे भाई, जितने भी इदारे सारे ही करप्ट हैं और सब पर आया, इनके कर्नल मेजर ब्रिगेडियर ही है। भाई भाई इसमें आपको पता होना चाहिए। यार कंक्लूड करें, बात खत्म करें। मैं नहीं साथ दूंगा, ना मेरी आने वाली नस्लें साथ देगी, ये चीज गारंटीड है। और ऐसे तो कितने और होंगे जो अंदर से मुतनफ्फर है, बोल नहीं रहे, मैं तो बोल रहा हूँ। पता और कितने होंगे जो अंदर से मुतनफ्फर है। क्या आपको पता नहीं? आप हमारी जो मीटिंग्स होती है, बैठक होती है, जहाँ हम कभी स्कूल में कहीं और बैठते हैं, कभी हमारे दोस्तों में जब फौज पर बात होती है, कितने लोग फौज से मोहब्बत करते हैं? अभी बोलो, अगर हम 20 लोग बैठे हैं, तो मैं भी मोहब्बत नहीं करता, ये बात अलग 100 में से इस वक्त अगर मैं कहूँ ना मोटा सा अंदाजा हमारे एरिया की मैं बात करूँ, और मुझे लगता है ये पाकिस्तान पूरे की यही हाल है। 100 में से अब 80 से 90% लोग फौज से मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं। और ये चीज ये हमारी आर्मी उस चीज से डरे नहीं। भाई साहब यहाँ पर एक और सवाल बनता है ना यार, असद रोटी के लाले और रोटी के लाले हैं। बल्कि आप पिछले दिनों नहीं देखा, आप कहते हैं भेजते क्यों आर्मी में? हमारी पुलिस की गाड़ी में आर्मी का बंदा आके ऐलान कर रहा है कि भर्ती आ गई है फौज में, आओ भर्ती ले लो। कोई जा नहीं रहा। हालांकि इतनी गुर्बत है पाकिस्तान में, फिर भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं? डरे से मुतनफ्फर है। ये डरे हमारी आर्मी, ये हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट डरे उस वक्त से जब इंडिया हम पर हमला, ये कोई मुल्क हमला करे और हमारी आवाम इन्हीं को मारेगी। इस आर्मी को मैं तो कहता हूँ मारेगी। मुझे लगता है, मेरी सोच काम करती है। जितना ये लोग हमें ठोक रहे हैं, हमारे अंदर जहर भर दिया है, इनको सोचना चाहिए। ये नहीं आंखें खो रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली, मुल्क तोड़ दिए इन्होंने, फिर भी इनके अभी आकड़ इनकी खत्म नहीं होती, अनाज नहीं इनकी खत्म होती है। अवाम हमारे सामने बोल जाए हैं, इस तरह कहते हैं। अब ब्लडी सिविलियन कहते हैं अवाम को, फिर हम इनकी क्यों इज्जत करें? ब्लडी सिविलियन कहते हैं अवाम को। बल्कि रिसेंटली एक जर्नल का वो ISA का कमांडर है, उसकी एक वीडियो वायरल हुई है। उसने कहा भाई आप हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हमारी अगर अवाम हमें साथ देगी तो वेल एंड गुड है, अगर अवाम भी हमारा साथ नहीं देगी तो मैं देख लूंगा अवाम कैसे नहीं। तो ये तो सीधे हमें धमकी है हमें मारने की, फिर हम उनकी इज्जत करेंगे? इज्जत ना करना है तो अलग बात है। और यार उनको जूते मारेंगे अगर हमसे हो सकेगा तो। मिलते हैं नई वीडियो में। डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू।